नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही लाजवाब और हैरान कर देने वाली मैं कहानी लेकर के आया हूँ कि एक राजा ने अपनी बेटी का विवाह जो आखिर उस बंदर के साथ में क्यों कर देता है जो उन्हें जंगल में मिला था। वास्तव में यह कहानी सुनने लायक और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा जो अपने राज्य में बहुत ही सही से शांति सुकून से जो राज्य करता था, वो अपने प्रजा का भली बात ख्याल रखता था। किसी को किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं थे, कोई दुख नहीं थे। वो राजा जो है सबकी सहायता करता था। लेकिन एक बार राजा ने अपने सैनिकों से और अपने मंत्रियों से कहा कि देखो, मुझे जंगल में बहुत मन करा शिकार खेलने जाने को, और चलो वहीं पर बाहर थोड़ा घूमा जाएगा, टहला जाएगा, वहाँ पर देखा जाएगा जंगल में, लेकिन 3-4 दिन का जो प्लान बनाया जाए। तो मंत्री ने राजा के कहने के अनुसार सैनिकों को, सिपाहियों को साथ में लेकर के और राजा को जंगल में लेकर चलते हैं राजा साहब शिकार करने। जब राजा साहब वहाँ पर एक दिन शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद जो शाम के समय में जब वे लोग अपना भोजन पका रहे थे, तो जहाँ पर वे अपना रहने खाने का व्यवस्था किए थे जंगल में जिस जगह पर, तो उसके कुछ दूरी पर एक छोटा सा टीला था। तो उसे के टीले पर जो एक जो बंदर जो वहां पर बैठा हुआ था, वो बंदर बहुत ही ध्यान से इन लोगों को देख रहा था। टकटकी लगा करके इन लोगों को देख रहा था, क्या कर रहे हो। राजा साहब की नजर जो उस बंदर पर पड़ जाती है कि कितना देर हो गए बंदर वहीं पर पड़ा हुआ और काफी देर से वहीं पर बैठा हुआ, भूखा प्यासा, बहुत ही भूख लगे। तो राजा साहब ने सोचा कि अवश्य इस बंदर को भी जो हम लोग खाएंगे उसको खिलाएंगे। फिर जो है खाने पाने का जब पूरा इंतजाम हो गया, बन गया खाना, तो राजा साहब को भोजन दिया गया। लेकिन राजा साहब ने कहा, अरे मेरे को भोजन दे रहे हो, लेकिन उससे पहले जो वहाँ पर वो जो बंदर दिख रहा है ना, वह भी मेरे को लग रहा है काफ़ी समय से यहीं पर जो बैठा हुआ और हम लोगों को देख रहा है, वह भी भूखा होगा, वह भी प्यासा होगा, ले जा करके उसे तुम भी दे दो। तो जो सैनिक थे, एक जो है पेड़ के पत्ते पर जो है उसको जो कुछ भी भोजन था ले जा करके उसको देते हैं, लेकिन वो बंदर मना कर देता है और जमीन पर तुरंत लिखता है कि मुझे वैसा ही भोजन चाहिए कि जैसा राजा साहब को दिया गया है। अब सैनिक तुरंत आकर के राजा साहब से कहते हैं, राजा साहब, अरे वो बंदर तो लिख करके बता रहा है, वह बंदर बहुत होशियार है, चालाक है, वह तो लिख सकता है, पढ़ सकता है और लिख करके बता रहा है कि जैसा राजा को जिस तरीके से भोजन दिया गया वैसे मेरे को भी भोजन चाहिए, तब तो मैं भोजन करूंगा। तो राजा साहब ने सोचा कि बंदर लिख सकता है, पढ़ सकता है, मतलब वास्तव में ये लग रहा है कि बंदर बहुत होशियार है, बहुत ही चालाक, लिख सकता है, मतलब किसी का बहुत ही पालतू बंदर है। तो फिर राजा साहब ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, जाओ जैसे मेरे को थाली में दिया गया वैसे ठीक उसकी भी व्यवस्था कर दो। थाली में उसे भी भोजन लगा करके उसको दिया जाता है, बंदर जो भोजन कर लेता है। अब बंदर जो उन लोगों के पास में आ जाता है और बैठा रहता है। अब जो है टेंट लगता है और राजा साहब को सोने की व्यवस्था की जाती है। तो राजा साहब ने कहा, बंदर को भी कोई चटाई उटाई दे दो, वहाँ पर सो जाएगा। और बंदर को उनके सैनिकों ने ले जा करके चटाई दिया और बंदर को सोने के लिए। लेकिन फिर से वो बंदर लिखता है कि नहीं, मैं इस तरीके से इस चटाई पर नहीं सो सकता, मेरे को भी ठीक वैसा ही जगह चाहिए कि जैसा कि राजा को व्यवस्था किया गया है, एक अच्छे से टेंट वैसा है। फिर से उस सैनिकों ने राजा साहब से कहा। राजा साहब बड़े हैरान हुए, ये तो मेरी बराबरी की बात कर रहा है, हर चीज़ मेरे जैसे करना चाहते, यार कैसा बंदर है, अजीब बंदर है। लेकिन वास्तव में इस बंदर में कुछ ना कुछ तो खास बात होगी ही होगी, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चालाक बंदर है, और लग रहा है किसी ने जंगल में ला करके छोड़ दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इसको भी ठीक वैसे ही व्यवस्था किया जाए जैसा कि मेरे को किया गया है। फिर सैनिकों ने एक अलग से टेंट तैयार किया, वैसे ही व्यवस्था किया गया जैसा कि राजा साहब को व्यवस्था किया गया था। और उसमें जो बंदर को बैठा दिया जाता है और बंदर आराम से जाता है, उसमें सोता है। 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, बंदर भी उन लोगों के साथ में रहता है, जैसे जैसे राजा करते वैसे ही करता है। और जब राजा साहब को अपने राजमहल जाने की तैयारी होती है, तो सैनिकों ने कहा, अरे राजा साहब, अरे ये बंदर भी चलेगा कि नहीं चलेगा, अरे पूछ लीजिए। राजा साहब ने बंदर से पूछा कि अरे भाई, क्या तुम भी राजमहल चलोगे? तो बंदर ने कहा, अवश्य, यदि आप ले जाना चाहेंगे तो मैं अवश्य आपके राजमहल चलूंगा। तो राजा साहब ने कहा, कोई बात नहीं है, चलो तब। तो राजा साहब ने सोचा कि घोड़ा पर या इन लोगों के साथ बैठ करके चल जाएगा, लेकिन वो बंदर फिर से तुरंत लिख पड़ता है
कि नहीं, जैसे आप जो हाथी पर सवार होकर के जाएंगे वैसे ही मेरे को भी एक हाथी चाहिए, तब तो मैं जाऊंगा। अब बंदर बड़ा जिद्दी, राजा साहब ने कहा भाई अगर ऐसी बात कर रहा है तो चलो ठीक है, इसके लिए भी एक हाथी की व्यवस्था किया जाए। तो राजा साहब के सैनिकों ने, मंत्रियों ने मिलकर के एक और हाथी का व्यवस्था किया और उस बंदर को भी ठीक वैसे ही स्वागत किया गया जैसे कि राजा साहब को हाथी पर बैठाया गया। राजा साहब जब अपने नगर में जाते हैं तो हाथी पर सवार होकर के दो हाथी आती है, एक हाथी पर राजा साहब और एक हाथी पर बंदर। अब जो प्रजा देखती तो बड़े ही अचंभित होती कि राजा साहब देखो एक कैसे बंदर को ला रहे, वो भी हाथी पर बैठा करके, इतना खर्चा करके, राजा साहब का बुद्धि जो मार गए, ये है वो है। अरे तमाम प्रकार के लोगों ने बहुत ही मजाक बनाया। उधर रानी भी देख करके बड़ी ही अचंभित हुई, घरी ये क्या हो गया कि राजा साहब इस बंदर को लेकर के आए हैं। और जब उस राजमहल में जाते हैं तो बंदर भी उनके साथ साथ जाता है। तो राजा साहब ने अपने बगल में ही एक जो कुर्सी लगवाता है, जैसा कि उसका चेयर था राजा साहब का सिंहासन, वैसे सिंहासन एक और लगवाता है और बंदर जो उस सिंहासन पर बैठ जाता है। लेकिन जब शाम का समय होता है तो उस बंदर ने एक कागज कलम जो उसको हमेशा पास में रख दिया जाता, क्योंकि वो कुछ भी काम करना रहता तो लिख के बता देता था। तो तुरंत जो कागज पर लिख देता है कि आप जिस तरीके से महल में रहते हैं वैसे सेम महल मेरे को भी चाहिए, वरना मैं जंगल को फिर से चला जाता हूँ। राजा साहब ने कहा नहीं, घबराइए नहीं, आप, मेरे को लगता है कि काफ़ी होशियार है, बुद्धिमान है, और मैं आपके लिए हर तरीके का व्यवस्था मैं कराऊंगा। अपने महल से कुछ दूरी पर जो ठीक एक वैसे ही एक राजमहल की तैयारी कराई जाती है। बंदर का वहाँ पर जगह दे दिया जाता है और राजा साहब लेकिन जब न्याय करने की बात होती थी तो बंदर जो है पास में ही रहता था और बहुत सारे न्याय को बंदर जो खुद सुना देता था, खुद लिख करके बता देता कि यह न्याय सही है। राजा साहब उसकी जो है न्याय के जो तरीका था न्याय करने का लोगों के बीच में वास्तव में बहुत ही असहनीय था। उसको देख करके जो मंत्री थे, जो दरबारी थे, जो सैनिक थे, सभी लोग दंग रह जाते थे और बंदर की प्रशंसा करने लगते थे। कितने बार तो राजा को अन्याय करने से वह बंदर बचा लेता था, क्योंकि राजा साहब नहीं पहचान पाते थे किसकी गलती है और वो गलत न्याय कर देते थे। बंदर वह तुरंत जो उस पर्ची को लेकर के फाड़ देता था और सही न्याय देता था। इस तरीके से राजा साहब को उस बंदर से बहुत ही लगाव हो गया था। हर तरीके का राय जो बंदर से पूछते, लेकिन जो वहीं पर रानी थी उस बंदर से बड़ा ही जलन होता था, क्योंकि राजा साहब हमेशा उसी बंदर के ही चक्कर में रहते थे। रानी कहती थी, अरे एक दिन देखिएगा वह बंदर जो आपकी गद्दी भी छीन लेगा, आप उसके इतने अधीन हो गए हैं, शायद आपको पता नहीं कि आप उसको सर पर चढ़ा दिए हैं। रानी को बड़ा ही ईर्ष्या होता था। एक बार रानी ने सोचा कि चलो इस बंदर को मारकर इसका खेला ही समाप्त कर देते हैं, कोई तरीका अपनाया जाए। तो उसने अपने दाई से पूछा, अरे क्या कोई बंदर को मारने का कोई तरीका है? तो दाई ने बड़ा ही सिंपल सा जवाब दिया, रानी साहब इसमें सोचने समझने की क्या बात है, चुपके से जब आप उस बंदर को भोजन दिलवाती है उस भोजन में जहर डाल दीजिएगा, बंदर वह खाएगा, कहानी खत्म। और जब रानी ने ठीक वैसा ही शाम के समय में जब बंदर को भोजन गया तो उस भोजन में जहर मिलाकर के रानी ने उसके आगे दे दिया। वो बंदर उस भोजन को पहले खाने से पहले महकता है और महकते ही तुरंत जो है वह पता कर लेता है कि इसमें जहर है। वह बंदर भोजन नहीं खाता और भगा भगा राजा साहब के पास उस राजमहल में आता है और लेटर लिख करके राजा साहब को देता है। उसमें लिखा रहता है कि आपकी रानी ने मेरे खाने में जहर मिलाया है और वह मेरे को मारना चाहती है। अगर मैं मर गया तो जान लीजिएगा आज के बाद जो इस आपका पूरा राजपाट सारी की सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपको पता ही नहीं है कि मेरे रहने से कितना फायदा है। तो राजा साहब ने तुरंत जो रानी के पास गई और रानी को काफ़ी जो है डांटा, बोला तुमने क्या काम कर दिया है, ये क्या आपको करना चाहिए? अरे बंदर एक प्राणी, एक आत्महत्या, एक जो दोष लेना चाहती हैं, ऐसा बिल्कुल ही आप लोगों को नहीं करना चाहिए। एक राजा की रानी होकर के आप किसी प्राणी के साथ अन्याय कर सकते, किसी प्राणी पर दया दिखाने के बजाय मारना चाहती हैं, कैसा किस तरीके की रानी है? रानी बड़ी ही बेशर्म होती है और उस दिन से रानी ने उस बंदर को कभी कुछ मारने की कोशिश नहीं किया। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि जब वह बंदर जो है राजमहल में कूदा फांगी कर रहा था, तब तक जो है एक राजा की बेटी थी, जो वह बेटी बहुत ही सुंदर थी, खूबसूरत थी। बेटी का और उस बंदर से आमना सामना हो जाता है। जैसे उस राजा साहब की राजकुमारी ने, बेटी ने
उस बंदर को देखा तो बिल्कुल ही भयानक बंदर। सुना जरूर था क्या मेरे पिताजी ने एक बंदर लाया, लेकिन कभी उस बंदर से आमना सामना नहीं हुआ। और उस दिन राजा साहब की बेटी से और उस बंदर से आमना सामना हो जाता। राजा साहब की बेटी बिल्कुल डर जाती है और तुरंत वो मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के गिर जाती है। राजा साहब ने कहा, अरे तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए ना, मेरी बेटी डर गई है। तो उस बंदर ने लिखा कि घबराइए नहीं, कुछ दिन में इसका डर भी खत्म हो जाएगा, मैं सारे के सारे काम कर दूंगा। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, वो बंदर जो अक्सर जो है उस राजकुमारी के कमरे में जाया करता। जब वह सोती तो धीरे धीरे वह जगाता और जगा करके फिर से चले आता। धीरे धीरे जो राजकुमारी थी उनका उस बंदर से डर जो है खत्म होने लगा। और एक दिन बंदर वो जो चाय, जब उसका नौकर ले जा रहा था चाय, तो नौकर से चाय ले करके रानी को ले जा करके, उस राजकुमारी को ले जा करके देता है। राजकुमारी ने जब देखा कि बंदर मेरे को चाय दे रहा है, वो राजकुमारी बहुत ही प्रभावित होती उस बंदर से। तब उस राजकुमारी को महसूस होता कि वास्तव में यह बंदर नहीं कोई दूत है, बहुत बुद्धिमान बंदर है, और मैं तो खामोखा इससे डर रही थी, बल्कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बंदर है। अब तो वह राजकुमारी का डर जो बिल्कुल इस बंदर से खत्म हो जाता है। उस राजकुमारी जो उस बंदर से गले लगती है, खाना खिलाती है, सब कुछ करती है। अब तो वो बंदर भी राजा साहब के अदालत में नहीं बैठता, लोगों का न्याय करता नहीं करता, सारा का सारा दिन जो है वह राजकुमारी के साथ ही व्यतीत करने लगा। उस राजकुमारी को भी बंदर के बिना अच्छा नहीं लगता, दोनों में खूब बातें बनने लगी। लेकिन इधर फिर से रानी को कष्ट होने लगा, समस्याएं होने लगी, दिक्कत होने लगी। अरे यह जो बंदर है पहले तो राजा साहब को प्रभावित किया, राजा साहब को लपेटा, लेकिन अब यह मेरी बेटी को नहीं छोड़ा, मेरी बेटी के पीछे लग गया। रानी ने तुरंत जो है राजा साहब को बुलाया और कहा कि देखिए ये जो बंदर है पहले जो आपको अपने जाल में फंसा है, अब देखिए जो हमारी बेटी है उसके पीछे पड़ गया है, इससे कहिए कि यह बंदर जो है मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। लेकिन वह बंदर जो है काफी होशियार था, चालाक था। तो राजा साहब ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो हमने तुमको अपने राजमहल में लाया, तुमने जैसा जैसा कहा मैंने सब कुछ किया। पहले तुम मेरे पीछे थे, मेरे साथ में थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब तुम मेरा साथ छोड़ करके बल्कि मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो। ऐसा क्यों, क्या करना चाहते हो तुम? रानी बहुत ही गुस्सा और क्रोध कर रही है कि मेरी बेटी के पीछे जो बंदर नहीं पड़े, कि कृपया तुम जो है मेरी बेटी का जो पीछा छोड़ दो, उसके साथ में मत समय गुजारो। तो उस बंदर ने तुरंत जो एक कागज कलम लेता है और लिखता है कि आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है और मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा साहब तुरंत ही अचंभित हो जाते हैं कि एक बंदर और मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है, ये कैसे संभव हो सकता है? बंदर ने लिखा फिर से कि मैं आपकी बेटी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा। अगर आपकी बेटी के आंखों में आंसू आ गए उसी दिन मैं आपकी बेटी को आपके पास में लौटा दूंगा, ऐसा प्रॉमिस करता है। लेकिन वह मन ही मन राजा साहब सोचने लगते हैं कि यह बंदर है, लेकिन जो है मेरी बेटी को कैसे रखेगा? राजा साहब ने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी, भला जो बंदर से लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि मैं इस नगर का राजा और मैं अपनी बेटी का शादी एक बंदर से कैसे कर सकते हैं? उस बंदर ने तुरंत जो है राजा साहब के बगल में कमर में म्यान रखी थी, उस म्यान में से तलवार निकाल लेता है और तुरंत गर्दन पे लगा लेता है। कहता कि राजा साहब अगर आपने मेरी शादी जो अपनी बेटी के साथ में नहीं किया तो सोच लीजिएगा आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। राजा साहब मन ही मन सोचते कि वास्तव में बंदर बहुत होशियार है और कभी भी मेरे को मार सकता है, क्योंकि इसके पास इतनी चालाकी, इतनी बुद्धिमानी है। राजा साहब ने कहा बंदर भाई मेरे को कुछ समय दो, मैं सोच करके मैं तुमको जवाब देता हूँ। अपनी रानी से पूछ लेते, सब लोगों से पूछ लेते हैं। बंदर ने कहा ठीक है, मैं आपको 1 दिन का समय देता हूँ, लेकिन हाँ जो कुछ भी हो किसी से भी पूछिए, लेकिन आंसर हमेशा हाँ में ही होना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। राजा साहब बड़े चिंतित हुए, अपनी रानी से कहा कि रानी ने फिर से वही कहा, मैं तो आपसे पहले कहती थी कि उस बंदर को सर पर मत चढ़ाइए, आपने उसको तो सर पर चढ़ा कर रख दिया। देखिए आज क्या नौबत आ गई है, मेरी बेटी से शादी करने को कह रहा है, क्या उसकी गजब की हिम्मत है। तो राजा साहब ने कहा मेरे को थ्रेट दिया, धमकी दिया। तो रानी ने कहा कि चलो भाई एक बार अपनी बेटी से पूछ ले। अब राजा साहब जो अपनी बेटी के पास में जाते हैं, अब बेटी से सारा वाक्य सुनाते हैं।
लेकिन राजा साहब अपनी बेटी से कहते, बेटी देखो, मैं कुछ भी हो जाए, भले ही मैं इस राज्य का बहुत बड़ा प्रतापी राजा हूं, लेकिन जो है मैं अपनी बेटी का शादी जो एक बंदर के साथ हरगिज नहीं कर सकता। मैं भले ही मर जाऊंगा, मैं शादी नहीं करने दूंगा। बेटी तुम घबराओ नहीं, तुमको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी शादी बंदर से करूंगा ही नहीं, भले ही मैं मर जाऊंगा। मैं जा रहा हूं बेटी, उस बंदर को सीधे कह दे रहा हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता हूं, तुम मेरे को मार दो। बेटी ने कहा, पिताजी आप मेरे लिए अपना प्राण देने जा रहे हैं? अरे आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने लोगों का भरोसा है, सारी जो प्रजा है बस आप ही को तो जानती है। आप मेरी शादी के वास्ते आप अपने आप को कुर्बान करने जा रहे हैं, एक कहाँ का न्याय है? लोग आपके भरोसे जीते हैं और आप ही इतना छोटा दिल करके। घबराइए मत, टेंशन लेने की बात नहीं, आप मेरी शादी उस बंदर से कर दीजिए। आप जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर मैं उस बंदर के साथ खुश नहीं रही तो बिल्कुल ही आप जो है मैं वहां से चली जाऊंगी, क्योंकि बंदर का जो वजन टूट जाएगा। राजा साहब ने उस बंदर से कहा, ठीक है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। फिर जो है उस बंदर की शादी जो है राजा साहब ने अपनी बेटी से कर देता है, और वह बंदर जो है शादी के बाद उस राजकुमारी को लेकर के जो बगल में महल बनवाया गया था उस महल में लेकर के चला जाता है। अब जो जब वह महल में लेकर के जाता है, एक दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, तो वह रानी जब अपनी बेटी को देखती तो उसकी बेटी बहुत ही खुश रहती थी, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई दुखी नहीं था, हमेशा हंसती खेलती रहती थी। उस रानी को समझ नहीं आता कि आखिर मेरी बेटी बंदर के साथ में कैसे खुश रहती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो एक दिन रानी जो है अक्सर जो है छुप छुप करके उस महल के अगल बगल घूमा करते थे, आखिर मेरी बेटी का खुश रहने का राज क्या है, बंदर के साथ कैसे खुश रह सकती है। रानी को यह चीज जो है उनको सब्र नहीं होता, और एक दिन गजब की बात कर देती कि रात्रि 2 बजे के समय रहता है, काफ़ी अंधेरा रहता, अंधेरी रात्रि में जो है अपनी बेटी के घर में वो घुस जाती है चुपके से। और जब अपनी बेटी के घर में घुस जाती है तो जहाँ पर वह बेटी सोई रहती है उस कमरे के पास भी चली जाती है, और जब उस पास में जाती है तो क्या गजब का दृश्य देखती है, सुनती है कि उस कमरे से कोई 2 लोगों को बात करने की आवाज़ आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी किसी पुरुष से, किसी मर्द से बात कर रही है। लेकिन रानी बड़ी ही संकोच में है कि आखिर मैंने तो अपनी बेटी की शादी बंदर से किया, लेकिन अंदर से किसी मर्द की आवाज़, ऐसा कैसे हो सकता है। और रानी को देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता, और वह लगती इधर उधर झरोखा से देखने, और एक झरोखा उन्हें मिल ही जाता है। वहां से देख लेती हैं क्यों, तो पलंग पर जो बिस्तर पर मेरी बेटी जो एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार के बाहों में जो लेटी हुई है, राजकुमार उससे प्रेम कर रहा है, बातें कर रहा है। रानी जब उस राजकुमार को देखती तो वास्तव में उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मैंने तो अपने बेटी की शादी जो बंदर से की थी, और ये तो बंदर नहीं, वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार है, और बस मेरी बेटी इसीलिए हमेशा खुश रहती है। और ऐसा लगता है कि दिन भर जो बंदर रहता है और रात्रि के समय में इंसान बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, जिसके उपरांत मेरी बेटी दिन भर इनके साथ में खुशी से रहती, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता, कोई दर्द नहीं रहता है। लेकिन जब वह रानी खुशी के मारे जब वो लौट रही थी, तब तक क्या देखती है कि दरवाजे पर जो है एक बंदर का छाल पड़ा हुआ था, खाल पड़ा हुआ था। वो रानी समझ जाती कि बस इस खाल को पहन करके दिन भर घूमते रहते हैं, और जब रात्रि होती है तो उस खाल को निकाल करके मेरी बेटी के साथ में आराम से मस्त से मजे से सोता है। क्यों ना इस खाल को मैं हमेशा के लिए जला करके खत्म कर दूं, ना यह खाल रहेगी, ना मेरा जो दामाद है बंदर बन करके रहेगा। वह जो रानी उस खाल को ले जाकर के अपने महल में लेकर के चली जाती है, और रात्रि के समय में ही उस खाल को जलाना शुरू कर देती। जैसे ही उस खाल को जलाती है, उधर खाल जलता है, इधर जो उस राजकुमार का जो शरीर जलना शुरू हो जाता है। तुरंत उसकी बेटी समझ जाती कि बस जो मेरे पति का जो खाल है अवश्य कोई जला रहा है, इसलिए मेरे पति के साथ में ऐसा हो रहा है। वह भगी भगी राजमहल को जाती है, लेकिन जब राजमहल को जाती तो देखती तो मेरी माँ ही है कि जो मेरे पति का खाल जो है जला रही है, जो बंदर का खाल है। वो तुरंत जो जाती जल्दी जो बंदर के खाल को जो रहता है उसको बुझाती है, कहती कि माँ ये आप क्या कर रही है,
शायद आपको नहीं पता है कि इसी में जो मेरे पति के प्राण बसते हैं, और आपने मेरे पति को जला दिया, मेरे पति को तो मार ही देंगे। और ये सब काफी सारी बातें कह करके वह बेचारी राजकुमारी बड़ी उदास होकर के वो अपने फिर से महल को लौटती है और सोचती कि अब तो मेरे पति काफी चल चुके होंगे, अब क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, कैसे कितने दिनों तक वो शरीर सही नहीं होगा। लेकिन जब वह राजकुमारी अपने महल में आती है तो वहां पर कोई नहीं दिखता है, ना तो वह राजकुमार रहते हैं ना तो कुछ भी रहता है। राजकुमार वहां पर थे ही नहीं, अगल बगल हर जगह ढूंढती है, हर कमरे में जाकर के वह राजकुमारी ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी वो नजर नहीं आते हैं। बड़ी ही बेचारी निराश होती कि आखिर मेरे पतिदेव गए तो गए कहाँ। अंदर ही अंदर वो अपने माँ को कोसती कि हे माँ, अरे तूने क्या कर दिया, कितना अच्छा से मेरा जीवन चल रहा था, लेकिन क्या जरूरत थी तुमको मेरे जीवन में दखलंदाजी करने का, क्या जरूरत थी चुपके से आकर के देखने का। वह तो माँ तो अपने बेटी की भलाई के लिए की कि वह न सोची कि दिन के समय में लग रहा है बंदर की खाल बन करके घूमते हैं और रात के समय निकाल करके मेरी बेटी के साथ में रहते हैं, क्यों ना हमेशा के लिए खत्म कर दे और हमेशा आदमी के ही जैसे रहेंगे। उस माँ ने तो अपनी बेटी की भलाई के लिए ही काम किया था, लेकिन पासा पलट गया, उल्टा पड़ गए। बेचारी वह बेटी अपने पति को हर जगह ढूंढती। राजा साहब ने भी उस पति को ढूंढवाया कि शायद, क्योंकि राजा साहब ने तो देखा नहीं था, रानी ने देख लिया था। राजा, रानी और उनकी बेटी हर जगह अगल बगल ढूंढे, लेकिन उनका कोई पता नहीं मिलता। बेचारी वह रानी की जो बेटी है उस महल में हमेशा निराश, अपने पति की याद में हर पल के जो बिताए साथ थे उसको याद कर कर के रोती थी। बेचारी का शरीर जो दिन पर दिन जो दुबला पतला होता गया था, इधर उधर जो निराश होकर के बैठा करती थी। और एक बार वो जो राजकुमारी एक जो बगीचे में जाती है और बगीचा में काफी निराश होकर के बैठी रहती है। उस पर जो दो पक्षी आते हैं कहीं से दूर से उड़ते उड़ते, और काफी थके हुए ऐसा लग रहा था वो पक्षी थे, और उस पेड़ की डाल पर बैठते हैं। और बैठने के बाद दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वो दोनों चकोर और चकोर पक्षी थे, एक पति था एक पत्नी थी। चकोर जो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, जो हमारे यहाँ के राजा के जो बेटे हैं ना, जो पिछले कई दिनों से गायब हुए थे और आज कितने दिनों के बाद हमारे इस राजमहल में आए हैं। पहले तो बहुत लोग खुश हुए कि चलो राजा का बेटा तो वापस आ गया, लेकिन उसके शरीर पर जो काफी छाले पड़े हुए, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे जला दिया है। पता नहीं कौन इतना निर्दयी था कि वह इन्हें जला दिया है, इस तरीके से कर दिया। तो वह चकोर की पत्नी कहती है तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है, जला हुआ है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन चकोर कहता है कि नहीं, तुम नहीं जानती हो, पता नहीं कैसा किस तरीके से जला हुआ कि बहुत सारे वैद्य हकीम लोग आए हैं, लेकिन किसी का कोई दवा काम नहीं कर रहा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या आपको कोई तरीका पता है कि उनका जो जला हुआ ठीक हो सकता है? चकोर ने कहा मेरे को तो पता है, लेकिन ये इलाज करेगा कौन? उतना समय तक उनके पास कौन रह करके कर सकता है? उसकी पत्नी ने कहा कि चलो, अरे बताइए ना क्या इलाज है, थोड़ा हम भी जान लेगा, कभी कोई मिलेगा तो हम बता देंगे। तो चकोर ने कहा जो ये पेड़ है ना, इस पेड़ की छाल लेना है और फिर इसको गौमूत्र में जो पीस करके इस छाल को जहाँ जहाँ पर जले हुए हैं उस जले हुए भाग पर लगाना है, और लगातार अगर किसी ने भी 40 दिनों तक उनकी सेवा कर दी, सुबह शाम अच्छे से साफ करके इसको लगा कर दिया, तो 40 दिन जाते जाते तक उनका घाव हर तरीके से ठीक हो जाएगा, जला हुआ खत्म हो जाएगा। उस पेड़ के नीचे जो राजकुमारी बैठी थी वह समझ गए कि कहीं ना कहीं मेरे पति की ही बात करें, क्योंकि मेरे पति ही जले हुए हैं, काफी दिनों से तो मेरे पास में ही थे, और इसलिए लोग कह रहे शायद एक बार चलो देख लेते हैं कि क्या वही है कि नहीं है। लेकिन वह जो है एक हकीम का, एक वैद्य का रूप बनाती हैं और बिल्कुल वैसा ही लिबास पहनती ताकि देखने से कोई पता ना कर पाए। वह जो उस पेड़ की छाल लेती है, गौमूत्र में पेस्ट बना करके वह जो उस राज दरबार में चल जाती है जो उनके पास में ही सटा हुआ था। जब उनके पास जाती है तो उस राज्य के भी राजा जो थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत भले इंसान थे। कोई भी अगर आता था उनके बेटे के इलाज के लिए तो किसी को भी वह बहुत ही सावधानी से इज्जत पूर्वक अंदर ले जाते थे, और जो भी इलाज हो सकता था अपने सामने जो करवाते थे। ठीक वैसे ही राजकुमारी ने भेष बदल करके उस राज्य में गई
राजा साहब ने अपने बेटे के पास बहुत ही सावधानी से, इज्जत से पेश किया। उस राजकुमारी ने जब उस युवक को देखा तो वास्तव में उनका दिल जो कांप उठता है, इतनी बुरी तरीके से वो युवक जला हुआ था, उसका चेहरा भी नहीं पहचान हो रहा था। लेकिन हाँ, उस राजकुमारी ने जो वैद के रूप में गई थी वह उस व्यक्ति को पहचान लेती कि दूसरा कोई नहीं है, ये तो मेरे पति ही है। उनका दिल जो रोता है, उनको तो मन करता है कि बस अपने पति को खूब गले लगा करके रो ले, लेकिन वह वहाँ पर तो इलाज करने गई थी। वह अपने आप को रोक लेती है और राजा साहब से कहती है कि मुझे आपके बेटे की सेवा जो है लगातार 40 दिनों तक करनी पड़ेगी। 40 दिनों में अगर नहीं ठीक होंगे तब कहिएगा, मेरे को जो सजा देना होगा सजा दीजिएगा। तो राजा ने कहा नहीं, मेरे को सजा नहीं देना है, बस आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। अगर जो है आप मेरे बेटे को ठीक कर देंगे, क्योंकि मैं थक गया हूँ, हर तरीके का इलाज करवा के थक गया हूँ, आप जो मांगेंगे हर चीज़ मैं आपको दूंगी। इस तरीके से वह राजा साहब वहाँ से चले जाते हैं और वह राजकुमारी अपने पति का सेवा करने में लग जाती हैं। अब वो उस पेस्ट को लगाती हैं जो वैद्य के रूप में वहाँ पर गई थी। और राजकुमार जो है अपने पति को नहीं पहचान पाते, वेशभूषा बता करके गई थी और हर दिन जो है अच्छे से भली बात सेवा करती। धीरे धीरे घाव भरने भी लगे थे। एक दिन उस वैद्य ने उस राजकुमार से कहा कि देखिए, मैं तो आपकी सेवा कर रही हूँ और आप ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि आधे घाव भर चुके हैं, मुझे जो है कुछ निशानी अभी दे सकते हैं। तो उस राजकुमार ने कहा कि बोलो क्या आपको निशानी चाहिए, जो कहिए मैं वो चीज़ मैं अपने पिता से मैं दे सकता हूँ। तो राजकुमारी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके जो हाथों में अंगूठी है बस मेरे को अगर वही अंगूठी उपहार के तौर में दे देते तो बूढ़े बहुत ही अच्छा होता। और रही बात की तो बाद में की बात बाद में रहेगी। और इस तरीके से वह राजकुमारी ने लगातार 40 दिनों तक रह करके अपने उस पतिदेव की अच्छे से सेवा करती है और उनका घाव धीरे धीरे बिल्कुल ही भर जाता है। और जैसे ही 40वां दिन होता है वो राजकुमारी उस महल से गायब हो जाती, रात्रि के समय में वहाँ से चल जाती। अगले सुबह होते ही राजा साहब ने सोचा कि अरे उसका तो 40 दिन पूरा हो गया, मेरा बेटा ठीक भी हो गया, उसे ढेर सारे इनाम दिया जाए। राजकुमार ने भी अपने सैनिकों से, मंत्रियों से कहा उसे ढूंढो, कहाँ पर गई हो। कितनी वो नेक दिल की इंसान थी, कितनी नेक दिल की औरत, कितनी पवित्र दिल की, कि उन्होंने जो कुछ भी मेरे को सेवा सत्कार किया, मेरे घाव मेरे जख्म सब खत्म हो गए। आखिर वो गई तो गए, पूरे महल लोगों ने छान मारा लेकिन कहीं पर भी उनका पता नहीं लगता। अब राजा साहब ने कहा आखिर कौन ऐसा भगवान का कुदरत का भेजा गया ऐसा ही दूत ही था जो आया मेरी बेटी का सेवा पानी से कर करके चला गया और कुछ लिया भी नहीं। बड़े ही चिंतित थे कि मैंने उनको कुछ दे नहीं पाया। और राजकुमार जब पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं तो वह जो है अपनी पत्नी के पास में उस महल में आते हैं। जब वो उस महल में आते हैं तो उनकी पत्नी राजकुमारी बिल्कुल ही उनके याद में खोई हुई थी कि मेरे पति किस तरीके से होंगे, किस स्थिति में होंगे, पता नहीं अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन इतना उन्हें जरूर पता था कि हाँ मेरे पति ये बिल्कुल ठीक हो गए, उनको किसी प्रकार की कोई जो टेंशन नहीं है। और जब वो अपने पत्नी को देखते हैं तो बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं। बेचारी उनके याद में बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, खाना पीना भी सही से नहीं। और जब वो राजकुमारी अपने पति को देखती है तो बिल्कुल ही खुशी से फूले न समाया जाता है। और राजकुमारी तुरंत अपने उस पतिदेव से, उस राजकुमार से गले लग जाती है, गले लिपट करके रोने लगती है। आप कहाँ चले गए थे, इतने दिन कहाँ थे, क्या हो गया था, इतने दिन क्यों गायब हो गए थे, मेरे को छोड़ करके क्यों चले गए, एक बार बता दिए गए कहाँ चले गए थे। उसने सारा का सारा किस्सा बताया कि आपकी माँ ने जो किया था इससे मेरा शरीर पूरी तरीके से जल गया था। फिर जो एक ऐसा ही भगवान का भेजा गया दूत कोई आया जिसने मेरा इलाज किया, लेकिन मैं उन्हें कुछ दे नहीं पाया। पिताजी ने भी काफी जो ढूंढा, कोशिश किया, लेकिन पता नहीं वह भगवान का कोई भेजा गया फरिश्ता ही था जो मेरा इलाज करके चला गया। लेकिन उसने बस मेरे से एकमात्र अंगूठी ही लिया और तो कुछ लिया ही नहीं। तो उस राजकुमारी ने अपने हाथों से उस अंगूठी को निकाल करके अपने पतिदेव के हाथों में रखती है और कहती हैं कि देखिए कहीं यही तो वो अंगूठी नहीं है ना कि जो आपने उसको दिया। और राजकुमार ने उस अंगूठी को देखा, तुरंत पहचान लिया, अरे ये अंगूठी आपके पास कैसे आई। राजकुमारी ने तुरंत अपना पोल खोल दिया।
अरे वह कोई दूसरा नहीं था कि जो आपके पास गई थी सेवा करने, वह मैं ही थी। मैं अपना वेशभूषा बदल करके आपकी सेवा करने गए थे। मेरा तो दिल कर रहा था कि आपसे खूब गले मिलूं, लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं बताता। और मैं भला अपने पतिदेव से ही सेवा करने के पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं अपने पतिदेव से इनाम कैसे ले सकती हूँ? वो तो मेरा ही घर है ना। और राजकुमार बहुत ही खुश होता है, प्रसन्न होता है कि मेरी पत्नी ने ही मेरा इलाज किया। इससे बड़ा लकी, इससे बड़ा भाग्यशाली क्या हो सकता है। तब तक जो कुछ समय पे वहाँ पर वह राजा भी और रानी भी चले आते हैं। रानी तो देखती हैं तो पहचान जाती है। रानी ने राजा से कहा, देखिए यह वही मनुष्य है जिसके साथ आपने अपनी बेटी की शादी किया था। राजा ने कहा, अरे मैं तो अपनी बेटी का शादी एक बंदर से किया था, ये तो इंसान है, यह एक राजकुमार प्रतीत होता है। रानी ने कहा, हाँ यह एक राजकुमार है और एक नगर के राजा के बेटे हैं, ये वही है, मैंने देखा था। राजा साहब ने जब अपनी बेटी के पास में आया और अपने दामाद से कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें देख करके बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बेटी का शादी बंदर से किया था, लेकिन आज उस बंदर से आखिर इंसान कैसे बने, और ये बंदर बनने का राज क्या है, क्यों तुम बंदर बन गए थे? तो उस राजकुमार ने कहा, देखिए मैं तो सोच ही रहा था कि मैं आप लोगों से कभी बता दूं, और मैंने सोचा था कि अपने पत्नी से बता दूं, लेकिन मैं तो अपने पत्नी को भी नहीं बता पाया। 3-4 ही दिन हुए थे, सोचे थे कभी सही सलामत से शांति से बैठा करके अपने पत्नी को ये बातें बता देंगे, लेकिन बीच में ही आपने मेरे साथ ऐसा काम कर दिया, मैं बता ही नहीं पाया। असल बात है कि मैं एक बगल के ही जो आपके यहाँ का राजा है उनका मैं बेटा हूँ, और अक्सर मैं शिकार खेलने जाया करता था। जंगल में सैनिकों को लेकर के शिकार खेलने जाया करता था, और एक बार मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर जो है मृग आता है, हिरन आता है। मैं उस हिरन का शिकार करने के लिए दौड़ा और मैंने तीर चला दिया, लेकिन वह तीर उस हिरन को नहीं लगती है। वह तीर जो जा करके एक बच्चे के पैर में लग जाते, उसका पैर कट जाता है। वह बच्चा रोने लगता है, चीखने लगता है। मैं भागा उस बच्चे के पास में जाता हूँ, लेकिन तब तक जो है उस बच्चे को गोद में जो है एक ऋषि महात्मा ले लेते हैं, और जब पता चलता है कि यह जो है बच्चा जो उस ऋषि महात्मा का है, वह ऋषि महात्मा बहुत ही तपस्वी थे, बहुत ही जानकार थे, भगवान के भक्त थे। उस महात्मा ने जब अपने बेटे का पैरों से खून बहते हुए देखा, पैर कटे हुए देखा, तो तुरंत उन्होंने कहा कि अरे कौन है दरिंदा जिसने मेरे बेटे की यह हालत कर दी। उसको दया नहीं आई, मेरे बेटे को मार दिया, जो भी हो वो अभी बंदर बन जा। और बस मैं उनके बगल में ही बैठा था और तुरंत मैं बंदर बन गया। जैसे मैं बंदर बना, तुरंत जो उन साधु बाबा के चरणों में गिर गया, कहा कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे को माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो अनजाने में किया, लेकिन आपने इतना बड़ा आशीर्वाद की जगह सांप दे दिया, भला मेरा उद्धार कैसे होगा, कैसे होगा? मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को इंसान बना दीजिए। साधु बाबा ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो, मैं जो है अब मैंने श्राप दे दिया, अब यह वापस नहीं हो सकता है। लेकिन जिस लड़के का पैर कटा था वो श्री ऋषि महात्मा का ही लड़का था, और जब उसको पता चलता कि उसने जानबूझ करके नहीं कि उस लड़के की दया आ जाती, बेचारा दर्द में तो था लेकिन उसे दया आ जाती, इतना गिड़गिड़ाता है, कहता कि जाने दीजिए पिताजी, इसे माफ कर दीजिए, कुछ तो तरीका होगा आपके श्राप का कटने का। साधु महात्मा ने कहा, देख तूने मेरे बच्चे का पैर काट दिया, लेकिन यही बच्चा देख तेरे पर तरस खा रहा, दया दिखा रहा है कि जा तू तो बंदर बन गया, लेकिन हाँ अगर जिस दिन तू अगर किसी लड़की से प्रेम कर लेगा, गले मिल जाएगा, उससे शादी कर लेगा, तो उसी दिन तू बंदर से इंसान बन जाएगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुम जो किसी लड़की से शादी कर लो। उसी दिन से मैं उस जंगल में बंदर बन करके भटकता था, और जब मैंने आप लोगों को देखा तो जंगल में आप लोगों के पीछे पीछे मैं आता चला गया। और शादी करने के बाद जब मैं पहली रात ही अपने बीबी के गले मिला, तुरंत मैं इंसान बन गया। और साल भर का कुछ ही दिन बस मेरे को बचे थे, क्योंकि साधु बाबा ने मेरे को साल भर का समय दिया था। कुछ ही दिन तो बचे थे, मैं पूर्णतः इंसान बन जाता, लेकिन बीच में ही आपने मेरे साथ इतनी घिनौना हरकत कर दिया जिससे मेरा पूरा शरीर जल गया। रानी जो है उस राजकुमार से माफ़ी मांगती कि बेटा मेरे को माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं तो अपने बेटी की भलाई के लिए ही किया,
उस राजकुमार ने कहा छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो हो गया हो गया। आपने भी तो अपनी बेटी की भलाई के लिए किया, लेकिन आपको भी अगर पता होता तो शायद नहीं करती। इस तरीके से वह राजकुमार अपने उस पत्नी को लेकर के अपने नगर में चले जाते हैं और कुछ समय बाद वह राजा भी काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि बस उनकी मात्र एक ही बेटी थी, इकलौती बेटी थी। जब वे बूढ़े हो गए तो वह उस राजकुमार के पास गए, अपने दामाद के पास गए। उसने कहा देखो बेटा, अब इस संसार में मेरा और कोई नहीं है, मेरा बस तुम पे ही भरोसा, और मेरे राज्य को भी तुम अपने राज्य में शामिल कर लो, और मेरी प्रजा का भी ठीक वैसे ही ख्याल रखना जैसा तुम अपने प्रजा का ख्याल रखते हो। इनको किसी प्रकार का कोई जो है कष्ट नहीं होता है, जो भी दुख दर्द होते हैं सारे के सारे दुख दर्द बोलेंगे, और बस बेटा तुम इनकी लाज रख लेना, तुम इनकी सहायता करना। और इस तरीके से वह पिता जो है अपने राज्य को भी अपनी बेटी को दे देते हैं, और वह राजकुमार खुशी से गद्दी पर बैठ करके राजा की तरह न्याय करता, लोगों की भलाई करता और खुशी से अपना जीवन बिताने लगा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन वास्तव में यह कहानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, सुनने लायक है। कोई भी सुन सकता है, चाहे बूढ़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, हर कोई के पास आप इस कहानी को अवश्य शेयर कर सकते हैं। ऐसी कहानियाँ बहुत ही अक्सर कम मिला करती हैं। पहले के ज़माने के जो बाबा दादा होते थे इस प्रकार की कहानियाँ कहा करते थे, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ये जो कहानियाँ प्रस्तुत किया हूँ, आप इस कहानी को आप लोगों ने सुना तो बहुत धन्यवाद, लेकिन इस कहानी को आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मैं खूबसूरत टॉपिक, खूबसूरत कहानी लेकर के अवश्य हाजिर हूँगा। धन्यवाद।